ये दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम था जो तारीख की सबसे खौफनाक जंग थी, लेकिन इसने अमेरिका को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के तौर पर उभरने के काबिल भी बना दिया। डॉलर अब दुनिया की रिजर्व करेंसी बन चुका था और एक अमेरिकी बैंक बैंकिंग की दुनिया के अरूज पर पहुंच चुका था और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन गया, बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका एसेट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा बैंक था। आज ये बैंक अमेरिका और इंटरनेशनल लेवल पर 68 मिलियन से ज्यादा सार्फिन को सर्विसेज फराहम करता है। इस बैंकिंग एम्पायर के पीछे एक फाइनेंशियल टाइटन है जिसका नाम इमेडियो जेनिनी है, जो कि एक इटालियन इमिग्रेंट है, और ये सब उसके लिए एक खेल जैसा था, क्योंकि जब आप इस लेवल पर होते हैं तो ये सब सिर्फ एक खेल ही बन जाता है, कॉन्फिडेंस और कर्जों का खेल। जेनिनी का बचपन इंतहाई मामूली सा था। उसका बाप लुइगी गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया पहुंचा और जल्द ही एक कामयाब रियल एस्टेट कारोबार कायम कर लिया। इस खानदान ने जायदादें और होटल खरीद कर तरक्की की और उन्हें दूसरे इटालियन इमिग्रेंट को किराया पर दे दिया। उसका बाप एक मेहनती कारोबारी था जिसने माहीगीरी, खेतीबाड़ी और वाइन कल्चर में अपनी पहली किस्मत आजमाई। उसके बाप लुइगी ने अपनी सारी बचत एक घर किराए पर लेने और उसकी तजीनो आराइश में खर्च कर दी, जिसे उन्होंने स्विस होटल में तब्दील कर दिया जो इटालियन मजदूरों की जरूरियात को पूरा करता था। होटल के मालिक की हैसियत से 2 साल के बाद लुइगी ने इसे काफी अच्छे प्रॉफिट में फरोख्त किया और उससे हासिल होने वाली रकम से छोटे से कस्बे इलेसियो में 40 एकड़ जमीन खरीद ली। लेकिन जेनिनी का पुरअमन बचपन एक वाक़े से अचानक बिखर गया जिसने उसकी जिंदगी का रुख तब्दील करके रख दिया। जेनिनी 7 साल का था जब उसके बाप को मजदूरी के तनाजे के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वालिद की अलमनाक मौत ने नौजवान एमिडियो को जल्द बालिग होने और नई खानदानी जिम्मेदारियां संभालने पर मजबूर कर दिया। इसे पोस्ट फार्मेटिक ग्रोथ कहा जाता है। इस अमल से बच्चे और नौजवान ज्यादा पुख्तगी और मकसद के एक मुख्तलिफ एहसास जैसी चीजें हासिल कर सकते हैं। उसकी माँ वर्जीनिया, जो 3 बच्चों के साथ एक नौजवान बेवा थी, उसने खेत का इंतजाम संभालने के लिए अपने शोहर की जगह ले ली। उस वक्त जेनिनी ने जिंदगी में सख्त मेहनत की वैल्यू सीखी। उसे छोटी उम्र से ही बहुत डिसिप्लिन्ड जिंदगी गुजारना पड़ी थी। सुबह सवेरे उठकर अपनी माँ के साथ खेत से हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स बेचता था, लेकिन इस तजुर्बे ने उसे अमली महारत और ये सीखने के काबिल बना दिया कि कारोबार करते कैसे हैं। जेनिनी की माँ वर्जीनिया जल्द ही एक और इटालियन इमिग्रेंट लोरेंजो एस्केटिना से दोबारा शादी कर लेती है। दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब वो खेत से हासिल होने वाली अपनी पैदावार फरोख्त कर रही थी। वो एक नरम मिजाज, मिलनसार शख्स था जिसके चेहरे पर ज्यादातर मुस्कुराहट रहती थी और वर्जीनिया के बच्चे उसे बाप या बॉस कहते थे और किसी हद तक उससे मोहब्बत और एहतराम भी करते थे। लोरेंजो फैमिली के खेती के कारोबार को संभालने लगा और जेनिनी बुक कीपर बन गया और जल्द ही उसका कारोबारी टैलेंट चमकने लगा। वो एक माहिर ऑपरेटर बन गया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने खानदान के ग्रोसरी के कारोबार की लॉजिस्टिक्स को महारत से संभाल लिया था। मिसाल के तौर पर जनूबी कैलिफोर्निया से संतरे मंगवाना और उन्हें सैन फ्रांसिस्को लाकर फरोख्त करना ये जेनिनी का काम था। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो खानदानी कारोबार को मुकम्मल तौर पर संभाल लेता है, जिसकी वजह से उसे बेमिसाल प्रॉफिट हासिल होता है। उसके पास कारोबार करने का एक अनोखा तरीका था और वो खास तौर पर कॉन्फिडेंस और गुडविल की बुनियाद पर ऐसे ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी रखता था जो वक्त के साथ साथ उसके बाप के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। हमेशा घोड़े, बग्गी या रिवर बोट के जरिए सफर करना पसंद करता था। दिन में 18 घंटे से ज्यादा काम करता, अक्सर दोपहर का खाना छोड़ देता जिसे वो कीमती वक्त का ज़िया समझता था। 10 सालों में वो खानदान के काश्तकारी के मंसूबे को सैन फ्रांसिस्को में एक कामयाब ग्रोसरी स्टोर में तब्दील कर देता है जिससे सालाना लाखों डॉलर कमाए जाते हैं। लेकिन फिर अपनी कामयाबी के अरूज पर जेनिनी एक इंतहाई गैर मुतवक्के फैसला करता है। महज 31 साल की उम्र में वो ग्रोसरी के कारोबार से रिटायर हो जाता है और फतह करने के लिए एक नई सनत की तलाश में लग जाता है। 20वीं सदी के अवाइल में समंदर के साहली एरिया में सनती तरक्की का आगाज हो रहा था। शिपयार्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और दीगर सनतें उभर रही थी। सैन फ्रांसिस्को और इसके मज़ाफाती इलाकों में आबादी और कारोबारों की आमद की वजह से जायदाद की कीमतों में इजाफा हो रहा था और तभी जेनिनी समझ जाता है कि रियल एस्टेट और बैंकिंग ही असल में इक्तिसादी तरक्की के मराकिज हैं। इन सनतों में कदम जमाने के लिए उसे सरमाए और मौके की जरूरत होती है। उस वक्त उसकी बीवी का ताल्लुक एक अमीर घराने से था और जब उसके ससुर का इंतकाल हो गया तो उसने अपनी सारी विरासत अपने बेटों की बजाय जेनिनी को मुंतकिल कर दी, जिससे जाहिर होता है कि वो जेनिनी के टैलेंट पर बहुत ज्यादा एतमाद करता था। विरासत में रियल एस्टेट होल्डिंग्स और मकामी बैंक में स्टॉक शामिल थे, लेकिन जेनिनी को जल्द ही एहसास हो जाता है कि बाकी सनत की तरह उसे विरासत में मिला हुआ बैंक भी करप्ट है और हकीकी तब्दीली लाने के लिए उसे अपना बैंक शुरू करने की जरूरत है। एपी जेनिनी, जो खुद एक मेहनती इटालियन किसान का बेटा था, उसने अपना बैंक कायम कर लिया, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो इस बात से नाराज था कि किस तरह नॉर्थ बीच के दूसरे बैंकों ने सैन फ्रांसिस्को के इटालियन कॉलोनी के इटालियन इमिग्रेंट्स को नजरअंदाज किया था और उन्हें लोन नहीं दिया था, जिसमें उसका अपना खानदान भी शामिल था। इसीलिए एपी जेनिनी के ग्राहकों की अक्सरियत इमिग्रेंट थी जो मुश्किल से अंग्रेजी
बोल सकते थे। मेहनत कश तबके को कर्जे देकर बैंक ऑफ इटली एक बहुत बड़ी हट बन गया था। 1905 तक यानी अपने आगाज के 2 साल से भी कम वक्त में बैंक ने $1 मिलियन का सरमाया जमा किया और बैंक का मुस्तकबिल रोशन नजर आने लगा। लेकिन 1906 के जल्जले ने सब कुछ मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। 18 अप्रैल 1906 को आने वाले जल्जले ने सबको सुबह सवेरे जगा दिया। जल्जले का मरकज सैन फ्रांसिस्को से कुछ फासले पर सैन एंड्रियास फॉल्ट पर था और इसके बाद ये फॉल्ट के साथ शुमाल और जनूब की जानिब फैल गया। उस वक्त शहर का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी के फ्रेम से तामीर पर मुश्तमिल था, लेकिन कुछ स्टील फ्रेम की इमारतें भी मौजूद थी और इस तरह जल्जले ने पूरे शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन ज्यादातर नुकसान दरअसल जल्जले के बाद लगने वाली आग की वजह से हुआ था। 1906 का सैन फ्रांसिस्को का जल्जला हालिया तारीख के सबसे तबाहकुन जल्जलों में से एक है, जिसके नतीजे में बेपनाह तबाही हुई और उसके बाद बेकाबू आग ने शहर के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इससे पहले कि आग उनके बैंक की तिजोरी तक पहुंच जाए, जेनिनी और उसका सुतेला बाप बैंक के तमाम फंड्स यानी नकदी, सोना और चांदी, फलों और सब्जियों के डिब्बों से ढकी हुई वैगनों पर लाद देते हैं और वो लोग जेनिनी के घर सैन मार्टियो तक पहुंचने के लिए पूरी रात एक कठिन सफर बर्दाश्त करते हैं। जेनिनी की दूर अंदेशी और फौरी कार्रवाई इंतहाई कारआमद साबित होती है, जबकि दीगर बैंक गैर फाल हो जाते हैं, जिसके बाद वो वाशिंगटन स्ट्रीट पर एक आरजी बैंक ऑपरेशन कायम करता है ताकि तबाही से मुतासरा अफराद की फौरी माली इमदाद फराहम की जा सके। जेनिनी और उसके बैंक ने एक इंतहाई गैर मामूली कदम उठाया। इस वक्त ज्यादातर बैंक कर्ज देने से डरते थे। ऐसे वक्त में जेनिनी ने सिर्फ जाती कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर हर किसी को गैर महफूज कर्ज की पेशकश कर दी, यानी जेनिनी किसी भी गारंटी के बगैर लोगों को कर्ज देने लगा और इस तरह जेनिनी ने एक तबाही को एक मौका में तब्दील कर दिया और इस तरह जेनिनी ने एक सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया और जल्जले के बाद बैंक ऑफ इटली इलाके का सबसे काबिल एतमाद बैंक बन जाता है और लोग बैंक में अपने डिपॉजिट डालना शुरू कर देते हैं। मगर 1907 के अक्टूबर में अचानक से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स 50% तक गिर जाते हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और इसी दौरान जेनिनी की स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी और फैसलाकुन इक़दामात ने एक बार फिर बैंक और सार्फिन के कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट किया, जिसके बाद जेनिनी का बैंक लॉस एंजल्स तक फैल गया और तेजी से बढ़ते हुए शहर में जामे और काबिल रसाई बैंकिंग सर्विसेज फराहम करने लगा और फिर जेनिनी का विजन जल्द ही कैलिफोर्निया से भी बाहर फैल गया। ब्रांचेस का एक ऐसा नेटवर्क तश्कील दिया जो शिकागो जैसे शहरों में डाइवर्स कम्युनिटीज को काबिल एतमाद फाइनेंशियल सर्विसेज फराहम करने लगा। लेकिन जेनिनी जानता था कि एक ऐसा शहर है जिसमें कदम जमाए बगैर वो हकीकी मायनों में बैंकिंग एम्पायर कायम नहीं कर सकता और वो शहर है न्यूयॉर्क। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। न्यूयॉर्क में पहले ही एक और फाइनेंशियल टाइटन बैठा था, जेपी मॉर्गन जूनियर का गलबा था और वो किसी भी बैरूनी शख्स को अपने इलाके में घुसने की इजाजत नहीं देने वाला था। बैंक ऑफ इटली के साथ अपनी कामयाबी के बाद जेनिनी को एहसास हुआ कि ब्रांच बैंकिंग ही फ्यूचर है और वो अपने बैंक की शाखों को साहिल से साहिल तक और बिल आखिर इंटरनेशनल लेवल पर फैलाने का तस्वुर करता है और ऐसा करने के लिए उसे दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस सिटी न्यूयॉर्क में एक शाख खोलने की जरूरत थी। बैंक ऑफ इटली के प्रॉफिट के एक रिकॉर्ड साल के बाद जेनिनी इजाफी आमदन को 44 वॉल स्ट्रीट में बैंक ऑफ अमेरिका हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। उस वक्त ये मुश्किलात में फंसा हुआ एक दरमियाने दर्जे का बैंक था, लेकिन जेनिनी के लिए ये वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क में एंट्री का टिकट था। जिसके बाद उसने बैंक ऑफ इटली को बोवरी एंड ईस्ट रिवर नेशनल बैंक और कमर्शियल एक्सचेंज बैंक के साथ जम करके बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल एसोसिएशन तश्कील दी, जिससे ये न्यूयॉर्क का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। लेकिन न्यूयॉर्क में जेनिनी की तेजी से पेशकदमी को उस वक्त वॉल स्ट्रीट के किंग जैक मॉर्गन के खिलाफ ऐलान जंग के तौर पर देखा गया। 1920 की दिहाई में जैक मॉर्गन वॉल स्ट्रीट पर सबसे ताकतवर बैंकर था। दरअसल उसका बाप बदनामे जमाना बेरहम जे पियरपोंट मॉर्गन दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी यूएस स्टील बनाने वालों में से एक था। पियरपोंट मॉर्गन एक लेजेंड था, जेपी मॉर्गन का बानी एक बड़ी शख्सियत। तो जाहिर है कि बैंकिंग की दुनिया में वो हर किसी को जानता था। जेपी मॉर्गन की मौत के बाद मॉर्गन जूनियर को इतनी दौलत विरासत में मिली कि जितनी किसी और को कभी मिली ही नहीं थी। मॉर्गन के पास पैसा, ताकत और असर व रसूख था और जेनिनी और उसके बैंक ऑफ इटली के अरूज को देखकर जैक मॉर्गन को एहसास होता है कि अब ये दिखाने का वक्त आ गया है कि कौन यहाँ का असल किंग है। जेनिनी के न्यूयॉर्क में कदम जमाने के बाद जेपी मॉर्गन ने जेनिनी के बैंक शेयर्स को कुचलने के लिए मुहिम शुरू कर दी और उसी वक्त जेनिनी को पोलिन्यूराइट्स का मर्ज हुआ और उसे यूरोप में इलाज करवाना पड़ा। जैक मॉर्गन ने इस मौका का फायदा उठाते हुए दूसरे बैंकर्स और ताजरों को जेनिनी के बैंकों के स्टॉक पर हमला करने के लिए इकट्ठा कर लिया और यूं चंद ही हफ्तों के अंदर शेयर्स गिर गए। जेनिनी जानता था कि उसके बैंकों को बदनाम करने के पीछे मॉर्गन है, लेकिन वो लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं था। वो ट्रांस अमेरिका कॉर्पोरेशन नामी एक नई कंपनी को फंड करता है, एक ऐसा सेटअप जो उसके बैंकिंग एम्पायर को मुस्तहकम करने और मजीद तोसी देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस तरह के इकदाम के जरिए जेनिनी ने वाजे किया कि वो न्यूयॉर्क पर अपना दावा कायम करने के बारे में इंतहाई संजीदा है। जैक मॉर्गन का हमला बिल
आखिर नाकाम साबित होता है और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट मुस्तहकम हो जाती है। लेकिन ना तो जेनिनी और ना ही मॉर्गन को इस बात का एहसास था कि एक इंतहाई भयानक बहरान इन दोनों को उनके ब्रेकिंग पॉइंट्स पर लाने वाला है। 29 अक्टूबर 1919 का ब्लैक ट्यूसडे बैंकिंग इंडस्ट्री को तबाह कर देता है। स्टॉक गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बैंकों से रकम निकलवाने वालों की लाइनें लग जाती हैं। स्टॉक मार्केट में भारी सरमायाकारी करने वाले बहुत से बैंकों को दिवालियापन का सामना करना पड़ता है। इस हादसे ने फाइनेंशियल इदारों पर आवाम के कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया। जेनिनी की ट्रांस अमेरिका के शेयर्स में भी गिरावट आई, जिससे उसके शेयर होल्डर्स को काफी माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। ट्रांस अमेरिका स्टॉक की कीमत को स्टेबल करने की कोशिश में जेनिनी ने सैन फ्रांसिस्को स्टॉक एक्सचेंज में फेंके गए ट्रांस अमेरिका के तमाम 2,30,000 शेयर्स खरीदकर मार्केट को सपोर्ट किया। ये एक उजलत भरा केयरलेस इकदाम था जो बदकिस्मती से अपना मकसद पूरा नहीं कर सका। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के नतीजे में ट्रांस अमेरिका बोर्ड रूम के अंदर शदीद अंदरूनी इख्तलाफात पैदा होते हैं। अगरचे जेनिनी ट्रांस अमेरिका पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मुखालिफ सूरत-ए-हाल का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। जेनिनी की कमजोरी को महसूस करते हुए जैक मॉर्गन ने ट्रांस अमेरिका पर एक और स्टॉक रेड की साजिश की, जिसकी वजह से शेयर की कीमत में शदीद उतार चढ़ाव आया और अपने बाप की तरह जेपी मॉर्गन जूनियर को भी कंपटीशन से नफरत थी। वॉल स्ट्रीट पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिर्फ उसके कह देने से ही वो मार्केट को किसी भी तरफ झुका सकता था, और अगर वो कहता है कि ट्रांस अमेरिका डूबने वाली है तो तमाम मार्केट तमाम स्टॉक ही फरोख्त कर देगी। और फिर उसने बिल्कुल ऐसा ही किया और साथ ही अपने लोगों को हिदायत की कि वो इन शेयर्स को सस्ते में खरीदें और फिर खुद बोर्ड में शामिल हो जाएं। उस वक्त ट्रांस अमेरिका की सीईओ अलीशा वॉकर थी, जो मॉर्गन की साबिक साथी रह चुकी थी। जल्द ही एक बड़ी साजिश सामने आती है। ट्रांस अमेरिका कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जेनिनी को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए खुफिया तौर पर साजिश शुरू कर दी। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जेनिनी ने ट्रांस अमेरिका से इस्तीफा दे दिया, वो कंपनी जिसकी बुनियाद उसने खुद रखी थी। उसके इस्तीफे के साथ ही कैलिफोर्निया के डायरेक्टर्स की अक्सरियत को न्यूयॉर्क के डायरेक्टर से तब्दील कर दिया गया, जैसा कि जैक मॉर्गन तवील अरसे से चाहता था। मॉर्गन ने भले ही इमेडियो जेनिनी को शिकस्त दे दी थी, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की कि जेनिनी के अज़्म को नजरअंदाज कर दिया और अब वो इंतकाम लेने का अहद कर चुका है। दरअसल ट्रांस अमेरिका एक बैंकिंग होल्डिंग कंपनी थी जो जेनिनी ने न्यूयॉर्क के बड़े बैंकों का मुकाबला करने के लिए कायम कर रखी थी, और जैक मॉर्गन के साथ मुनज़्ज़म हमलों के एक सिलसिला के बाद जेनिनी को सितंबर 1931 में बोर्ड से भी मुस्ताफी होना पड़ जाता है। ये उभरते हुए बैंकिंग टाइटन के लिए एक हैरत अंगेज धचका था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी और कारोबार में आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन चीजें फिर भी गलत हो रही होती हैं। मगर कामयाबी का राज ये है कि जो सही है उस पर डटे रहें, उसे करना कभी ना छोड़ें। इस्तीफे के बावजूद जेनिनी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था और उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर सकता है। वो फौरी तौर पर एक ट्रांस अमेरिका स्टॉक होल्डर्स तश्कील देता है और मौजूदा बोर्ड और मैनेजमेंट टीम के खिलाफ स्टॉक होल्डर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उस वक्त जेनिनी वेस्ट कोस्ट के एक बैंकर की हैसियत से बेरहम वॉल स्ट्रीट टाइप के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन रखता था, कहीं बेहतर रेपुटेशन रखता था। उसे एहसास हुआ कि शेयर होल्डर्स की अक्सरियत सिर्फ उसके किरदार की वजह से उसका साथ दे देगी। काफी सपोर्ट के साथ वो शेयर होल्डर मीटिंग के दौरान प्रॉक्सी लड़ाई शुरू कर देता है। अगर वो जीत जाता है तो वो कंपनी के रोल को ही तब्दील कर देगा और बैंकिंग की दुनिया, खास तौर पर ईस्ट कोस्ट भी हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर ट्रांस अमेरिका कॉर्पोरेशन के जेरी कंट्रोल सिक्योरिटीज तकसीम करने वाली कंपनी बैंक अमेरिका ब्लेयर कॉर्पोरेशन के अमले में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का ऐलान कर दिया जाता है। उनमें 9 साबिक अफसरान की मौतनी भी शामिल है और ये पता चलता है कि शेयर होल्डर्स की अक्सरियत जेनिनी की हिमायत कर रही है। ये सब हुआ क्योंकि कंपनी ट्रांस अमेरिका के चेयरमैन के तौर पर मौजूद थी और बैंक ऑफ अमेरिका उसे होल्ड करता था। पुराना बोर्ड जिसमें ज्यादातर मॉर्गन के वफादार थे, उसे फारिग कर दिया जाता है। तारीख में इस तरह के सिर्फ चंद लम्हात हैं जब एक शख्स सिर्फ अपने अज़्म के साथ पूरी दुनिया को शिकस्त दे रहा हो, और ये वो शख्स है जिसने वेस्ट कोस्ट में कुछ भी शुरू नहीं किया था, मगर न्यूयॉर्क आया और वॉल स्ट्रीट के बादशाह का तख्त उलट दिया, और उसने ये सब एक रूथलेस रबर बैरन बने बगैर किया था। जब जेनिनी लॉस एंजलिस के यूनियन स्टेशन पहुंचा तो उसका एक हीरो की तरह इस्तेकबाल किया गया। 1000 मुलाजमीन और स्टॉक होल्डर्स ने लाइन में खड़े होकर उसका शुक्रिया अदा किया और उसके अज़म की तारीफ और हौसला अफजाई की। सैन मैटियो में इमेडियो जेनिनी की वतन वापसी का मवाजना सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने जूलियस सीजर्स की फातिहाना रूम वापसी से किया था। एपी जेनिनी अपनी ईमानदारी और सख्त मेहनत करने की लगन की वजह से बैंक ऑफ अमेरिका को एक फाइनेंशियल एम्पायर बनाने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि एक नौजवान के तौर पर उसने नई चीजें सीखने से लुत्फ उठाया और नंबरों का शौक पैदा किया। 1932 में एपी जेनिनी 1 पॉल स्ट्रीट में अपनी डेस्क पर वापस आया, जिसने माली बहरान के दरमियान बैंक ऑफ अमेरिका को दोबारा जिंदा किया। जेनिनी की बैक टू गुड टाइम्स मुहिम ने अवाम का कॉन्फिडेंस बहाल किया, जिससे डिपॉजिट्स में $50 मिलियन का
इजाफा हुआ। रेगुलेटरी चैलेंजेस और ताकतवर मुखालिफिन के बावजूद जैनीनी की क़यादत बैंक की बका और तरक्की को यकीनी बना देती है। 1930 की दहाई के आखिर तक बैंक ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा खुशहाल बैंकों में से एक बन गया। लेकिन जब दुनिया जंग में डूब रही थी तो बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी दुश्मनी को बालाए ताक रखते हुए जैक मॉर्गन समेत दीगर बैंकर्स के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और फिर बैंकिंग इंडस्ट्री मिलकर अमेरिका को तारीख की सबसे ताकतवर जंगी मशीन में तब्दील करने के लिए दरकार तमाम फाइनेंसिंग फराहम करती है। 1945 में बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक बन गया। जैनीनी वाकई एक मिसाली बैंकर था। याद रखें, बैंकिंग इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस पर ही खड़ी होती है और जैनीनी की कामयाबी की कुंजी लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने की उसकी सलाहियत थी। अपने विजन को पूरा होते देखकर जैनीनी आखिरकार रिटायर हो जाता है और अपनी दौलत का आधा हिस्सा तालीम और तहकीक के लिए अतिया कर देता है। 1949 के मौसम बहार में उमेडियो जैनीनी दिल का दौरा पड़ने से नींद में ही इंतकाल कर गया। दुनिया के सबसे बड़े बैंक समेत एक फाइनेंशियल एम्पायर कायम करने वाला एक इमिग्रेंट का बेटा इमेडियो पीटर जैनीनी सैन मेडियो में वाक़ अपने घर 7 ऑक्स में 3 जून 1949 को इंतकाल कर गया। उनकी उम्र 79 साल थी। जैनीनी का असर और रसूख अमरीकी माशरे के हर कोनों में फैला हुआ है, खास तौर पर कैलिफोर्निया में। जैनीनी की आखिरी रसूमात 6 जून 1949 को सैन फ्रांसिस्को के सेंट मैरी कैथीड्रल में अदा की गई। चर्च को 2500 से ज्यादा लोगों ने भर दिया और जनाजे को देखने के लिए हजारों अफराद सड़कों पर कतार में खड़े थे। एपी की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया भर में बैंक ऑफ अमेरिका की तमाम ब्रांचेस दिन भर खुली रहीं और लोगों की खिदमत करती रहीं और लोगों को सर्विसेज फराहम करती रहीं। जैनीनी ने हकीकी मायनों में आम लोगों के लिए एक बैंक तामीर किया और आखिर तक इस आइडियल पर कायम रहा। उस वक्त $6 अरब से जायद एसेट्स और 515 शाखों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनाने के बावजूद जैनीनी सादा जिंदगी बसर करता था और उसने कोई काबिल जिक्र जाती दौलत भी जमा नहीं कर रखी थी। उसकी मौत के वक्त एपी जैनीनी की जाती जायदाद की कीमत $4,89,278 थी। आज 2024 में बैंक ऑफ अमेरिका एक बड़ा फाइनेंशियल इदारा है जो डिजिटल इनोवेशन और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज करता है। माशी गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद मजबूत माली कारकर्दगी हासिल करता है। इसकी आमदन मजबूत है और अपनी सहमाही प्रॉफिट में इजाफा करता है जो इसके मुस्तकबिल के इम्कानात में कॉन्फिडेंस का इशारा करता है और ये सब कॉन्फिडेंस के ब्रांड के बारे में ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।